दोस्तों ये स्टोरी का 31वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। राजवीर तो तू अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा, पुलिस को नहीं बुला सकता था, पुलिस वाले ने अकड़ कर कहा। राजवीर नरम लहजे में बोला, देखिए सर, गलती इन सबकी थी, या उल्टे सीधे कमेंट पास कर रहे थे, मुझे रहा नहीं गया और मैंने पीट दिया। पुलिस वाला गुस्से में बोला, तो कितना मारेगा, इतना कि उनकी हड्डियां तोड़ दी? देख जरा, लगता नहीं या 2 महीने से पहले अस्पताल से बाहर आएंगे। राजवीर फिर आराम से बोला, गलती भी तो इन्हीं की थी ना। कांस्टेबल गुस्से में बोला, अरे तो पुलिस में रिपोर्ट करनी थी ना, या खुद ही जज बन गया तू? राजवीर बहुत आराम से पुलिस वाले से बात कर रहा था, जबकि पुलिस वाला अक्कड़ कर बात कर रहा था। रूही को गुस्सा आ गया और उसने राजवीर की बाजू पकड़कर उसे पीछे हटाकर और पुलिस वाले के सामने जाकर बोली, राजवीर तुमसे इतनी आराम से बात कर रहा है और तुम अकड़ कर बात कर रहे हो, या फटीचर से लड़के मुझ पर कमेंट पास कर रहे थे और हम पुलिस स्टेशन आते रिपोर्ट करने, और फिर आप क्या करते? कुछ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि मुझे ही समझा बुझाकर भेज देते। राजवीर ने उनके साथ जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। रूही ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, तुम इतने आराम से क्यों बात कर रहे हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। राजवीर तो हैरानी से रूही को देख रहा था। राजवीर जितना शांत था, रूही उतनी ही चंचल। राजवीर सिचुएशन को जितने आराम से हैंडल करता था, रूही उतने ही गुस्से से सिचुएशन को हैंडल करती थी। पुलिस वाला अब थोड़ा नरम होकर बोला, ठीक है, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों, किस खुशी में? रूही ने हाथ बांधकर एटीट्यूड से पूछा। कांस्टेबल बोला, मैडम सड़क पर मार पीट की है, केस बनेगा, इसीलिए चलिए पुलिस स्टेशन। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में कहा, मैम जाना पड़ेगा। राजवीर ने फिर कांस्टेबल को देखकर कहा, हम अपनी कार से आ जाएं? कांस्टेबल ने एक दूसरे कांस्टेबल को देखकर कहा, इन मैडम के साथ गाड़ी में आ जाना। रूही ने राजवीर के कान में धीरे से पूछा, अब यह हमारे साथ क्यों जाएगा? राजवीर ने धीरे से ही रूही के कान में कहा, ताकि हम भाग न जाएं। हम क्यों भागेंगे? रूही ने फिर से सवाल किया। इस पर राजवीर बोला, मैम, क्योंकि इन्हें हम पर यकीन नहीं है। अब चलें? रूही ने मुस्कुराकर कहा, यह भी ठीक है, मुझे उस पलाश की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही देर में राजवीर रूही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने राजवीर को देखकर पूछा, आप दोनों पति पत्नी हैं? राजवीर ने बड़ी मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी। तो आपकी गर्लफ्रेंड है? इंस्पेक्टर ने पूछा। राजवीर ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। इंस्पेक्टर बोला, फियांसी, मंगेतर होने वाली बीवी कुछ तो होगी। राजवीर ने फिर से नाम में गर्दन हिला दी। इंस्पेक्टर ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, तो कौन है यह तुम्हारी, जिसके लिए तुमने चार चार लड़कों को सड़क पर पीट दिया? राजवीर कुछ बोलता उससे पहले रूही, जो कि राजवीर के पीछे 20 कदम ही दूरी पर खड़ी थी, उसने तेज आवाज में कहा, मेरे भाई का दोस्त है। रूही की आवाज सुनकर राजवीर पलटा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई, जो किसी को भी पागल करने के लिए काफी थी। इंस्पेक्टर ने फिर राजवीर को देखकर कहा, तुम्हारे दोस्त की बहन है? इस बार राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, जब तक उन चारों लड़कों का बयान नहीं लिया जाता, इन दोनों को लॉकअप में बंद करो। रूही बोली, अरे ऐसे कैसे लॉकअप में बंद कर दोगे? गलती तो उन चारों लड़कों की थी, वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, और आप लॉकअप में बंद भी हम दोनों को ही कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने अपना डंडा रूही को दिखाते हुए कहा, देखिए मैडम, हम जब वहां पहुंचे तो वह चारों लड़के जमीन पर अधमरे पड़े थे। अब जब तक उनका बयान नहीं लेंगे, तब तक आप दोनों को यहीं रहना होगा। राजवीर रूही की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप इन्हें जाने दीजिए, मैं रुक जाता हूं। इंस्पेक्टर बोला, दोनों को यहीं रहना होगा। इंस्पेक्टर ने फिर एक लेडीज कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, लेकर जाओ, इन्हें लॉकअप में बंद करो। रूही और राजवीर दोनों मना करते रहे, लेकिन कांस्टेबल ने पकड़कर दोनों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया।
रूही ने गुस्से में राजवीर को देखकर कहा, मैंने तुम्हें 8 मिनट दिए थे, 5 मिनट में उन लोगों को पीट कर निकल नहीं सकते थे? मैम, आपके लिए तो अच्छा है ना, आपको पलाश के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा। राजवीर अपनी सफाई देता हुआ बोला, हाँ, मैं पलाश की बर्थडे पार्टी पर नहीं जाना चाहती थी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस लॉकअप में रहना चाहती हूँ, रूही ने हल्के गुस्से में कहा। राजवीर ने फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप हमें एक कॉल करने दीजिए। इंस्पेक्टर बोला, अब तो कॉल कल सुबह तक ही नहीं होगी। दूसरी तरफ रघुवंशी फैमिली पलाश की बर्थडे पार्टी पर पहुंच चुकी थी। हीर पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी तो उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने एंट्री करते वक्त हर्षवर्धन की बाजू को कसकर पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर हीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पार्टी एंजॉय करने के बाद हर्षवर्धन ने दिव्यांश के पास जाकर पूछा, राजवीर, रूही अभी तक नहीं आई, जरा फोन लगाकर पूछो कहाँ रह गए। हर्षवर्धन के कहने पर दिव्यांश ने राजवीर को कॉल किया, लेकिन राजवीर और रूही का फोन तो इंस्पेक्टर की टेबल पर स्विच ऑफ रखा था। दिव्यांश ने कई बार कॉल ट्राई किया और फिर हर्षवर्धन को देखकर बोला, चाचू, राजवीर और रूही दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कहीं वह दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। हर्षवर्धन बोला, राजवीर रूही के साथ है तो मुसीबत में तो नहीं होंगे। तभी सिवाय वहां आकर बोला, चाचू, रूही यहाँ आना नहीं चाहती थी, हो सकता है राजवीर के साथ कहीं और चली गई हो। अगर ऐसा है तो रूही सुबह मुझसे बहुत डांट खाने वाली है। हर्षवर्धन थोड़ा सख्ती से बोला। सिवाय बोला, अगर नहीं आई तो समझ लेना आपकी लाडो राजवीर को बेवकूफ बनाकर कहीं और ले गई। वैसे भी राजवीर इन मामलों में बहुत सीधा है। हर्षवर्धन बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन जब मिस्टर आहूजा और मिस आहूजा रूही के बारे में पूछे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रखा है। सिवाय मुस्कुराता हुआ बोला, चाचू, कह देना तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आई, इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या बात है? हाँ, अब तो यही झूठ बोलना पड़ेगा, हर्षवर्धन ने बेबसी आवाज में कहा। शौर्य और वरदान भी उस पार्टी में आए थे। वरदान को देखकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह जल्दी से वरदान के पास चली गई। वरदान ने भी हीर को देखा तो मुस्कुराकर पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? इस पर हीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वरदान ने भी हीर के सिर पर हाथ फेरकर कहा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी उन दोनों के पास आ गए और उनसे बातें करने लगा। शौर्य ने आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह भी आर्या के पास आ गया। शौर्य आर्या से बातें कर रहा था और आर्या इशारों में खुश होकर बात कर रही थी। सिवाय दूर से शौर्य और आर्या को देख रहा था। सिवाय के हाथ में एक ड्रिंक थी। सिवाय ड्रिंक में सिप मारता हुआ बोला, ए छुई मुई, गलती से भी हमारी शादी की बात इसे मत बता देना, वरना यह पार्टी में ही ड्रामा क्रिएट कर देगा। थोड़ी देर बाद मिसेज आहूजा हर्षवर्धन के पास आकर बोली, केक कट करने का टाइम हो गया है, रूही कहाँ है? हर्षवर्धन बोला, मिसेज आहूजा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आई। मिसेज आहूजा ताना मारते हुए बोली, पूरी रघुवंशी फैमिली आ गई लेकिन हमारी होने वाली बहू नहीं आई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन रूही की सच में तबीयत खराब थी इसलिए वह नहीं आई, हर्षवर्धन बोला। हर्षवर्धन की बात सुनकर मिस आहूजा वहां से मुंह बनाकर चली गई और फिर पलाश के पास जाकर बोली, रूही नहीं आई, अब जा करके केक कट कर लो। पलाश तिरछा मुस्कुराकर बोला, तो क्या हुआ मॉम, अगर वह नहीं आई? यह पार्टी मेरी है, उस लड़की का इस पार्टी में क्या काम? मैं बस आपके कहने से यह शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे रूही में इंटरेस्ट नहीं है। मिसेज आहूजा पलाश को दांत पीसते हुए धीरे से बोली, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं दुनिया को नहीं बता सकती कि इतना कहकर मिसेज आहूजा चुप हो गई और फिर पलाश को देखकर गुस्से में बोली, अब चुपचाप जाकर केक कट करो और शादी तो तुम्हारी रूही से ही होगी, चाहे तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। पलाश बोला, आपको आखिर उस लड़की से प्रॉब्लम क्या है? मैं उस लड़की के साथ खुश रहूंगा, आप जबरदस्ती या शादी करवा के मेरी और रूही दोनों की जिंदगी खराब कर देंगी। मिसेज आहूजा गुस्से में बोली, यहाँ सब हैं और सबके सामने सीन क्रिएट मत करो।
चुपचाप से केक काटो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पलाश ने बेमन से केक कट कर दिया। वह सारे मेहमान क्लैपिंग करने लगे। धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ने लगी। सिवाय आर्या को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया और उसके साथ धीरे धीरे डांस करने लगा। आर्या सिवाय के साथ खुश होकर डांस कर रही थी। सिवाय कभी भी आर्या को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता था, चाहे उसे आर्या पर कितना भी प्यार आ रहा हो। आज भी सिवाय को आर्या पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था वह अभी सबके सामने आर्या को किस कर ले, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वह नहीं चाहता था कि आर्या यहाँ सबके सामने एम्ब्रेस फील करे। सिवाय आर्या को डांस करता हुआ देखकर दिव्यांश ने हीर के पास जाकर कहा, चाची आप भी आकर चाचू के साथ डांस कर लो। हीर धीरे से घबराती हुई बोली, दिव्यांश भैया मुझे ऐसा डांस करना नहीं आता। दिव्यांश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास एक वेटर की ट्रे में रखा और हीर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चलिए चाची मैं सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। हीर ने ना में गर्दन हिला दी। बेशक वह दिव्यांश की चाची लगती थी, लेकिन उसे दिव्यांश के साथ डांस करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। दिव्यांश ने जबरदस्ती हीर का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर की तरफ ले जाते हुए कहा, चलिए ना चाची, इतना शर्माओगी तो चाचू के साथ डांस कैसे करोगी? चलिए मैं सिखा देता हूँ। दिव्यांश ने हीर का एक हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ हीर के हाथों में उलझा दिया। दिव्यांश जानता था कि हीर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए उसने हीर की कमर पर हाथ नहीं रखा। दिव्यांश थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता हुआ बोला, देखो चाची कितना आसान है, बस खड़े खड़े हिलना है और कभी कभी पैरों को हिलाना है। हीर भी दिव्यांश के बताए हुए तरीके से थोड़ा थोड़ा हिलकर डांस करने लगी। दिव्यांश हीर के साथ डांस कर रहा था, लेकिन हीर बस हिल रही थी। हीर को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आ रहा था। दिव्यांश बोला, क्या हुआ चाची, आप कोशिश तो कीजिए, आप भी कर लोगी। हीर हल्का सा मुंह बनाकर बोली, मुझे ऐसा डांस नहीं आता तो कैसा डांस आता है चाची? दिव्यांश ने जिज्ञासा के साथ पूछा। हीर बोली, मुझे तो कथक आता है। सिवाय जो कि दिव्यांश और हीर के पास ही आर्या को लेकर डांस कर रहा था, वह कथक शब्द सुनकर डांस करता करता रुक गया और फिर आर्या का हाथ छोड़कर हीर के पास आकर बोला, चाची आपको कथक आता है? जी, सिवाय भैया जब मैं स्कूल में जाती थी तो वहां सिखाते थे, लेकिन मैं उसे भूली नहीं हूँ, मुझे अभी याद है। हीर बोली। सिवाय ने एक डांस का पोज बनाकर हीर की तरफ देखकर पूछा, चाची आपको ऐसा वाला डांस आता है? इस टाइम सिवाय बहुत फनी लग रहा था। हीर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, यह तो भरतनाट्यम है। सिवाय ने अपने दोनों हाथ नीचे की ओर और अपने सिर पर खुजलाते हुए कहा, अच्छा चाची दोनों अलग अलग होते हैं? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या और दिव्यांश को हंसी आ गई। वह दोनों डांस फ्लोर पर ही हंसने लगे। दोनों को हंसता हुआ देखकर सिवाय ने बच्चों की तरह हीर से शिकायत करते हुए कहा, चाची देख लो यह हंस रहा है, फिर मैं इसे मार दूंगा और मैं खड़ा होकर मार खा लूंगा। दिव्यांश ने हंसते हुए जवाब दिया। चारों डांस फ्लोर पर खड़े हुए मजाक करते हुए हंस रहे थे। हर्षवर्धन उन्हें दूर से देख रहा था। हर्षवर्धन ने चारों को देखकर मन ही मन कहा, मेरी हीर के कदम रघुवंशी मेंशन में क्या पड़े, मेंशन की तो खुशियां ही वापस आ गई। दूसरी तरफ लॉकअप में खड़े खड़े रूही के पैर दुख गए। रूही इरिटेट होते हुए बोली, राजवीर मेरे पैर दुख गए। राजवीर अपने शांत स्वभाव के चलते धीरे से बोला, मैम मैं क्या कर सकता हूँ, तुम घोड़ा बन जाओ। रूही बोली, व्हाट? राजवीर ने हैरानी से रूही को देखकर कहा। रूही बोली, हाँ और क्या, तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगी। राजवीर हल्का सा हंसता हुआ बोला, मैम इससे घटिया डायलॉग नहीं था। आपके पास ना तो मैं आपका दादा हूँ, ना ही आप मेरी पोती कि मैं आपका घोड़ा बनूंगा और आप मेरी पीठ पर बैठ जाएंगी। मैं कोई घोड़ा नहीं बनने वाला। रूही हल्के गुस्से में बोली, तो क्या मैं ऐसे ही खड़ी रहूं? राजवीर खुद में ही बड़बड़ाया, क्या मुसीबत है? राजवीर ने फिर अपना कोट निकाला और लॉकअप के फर्श पर बिछाते हुए कहा, लीजिए मैम इस पर बैठ जाइए। रूही राजवीर के बिछाए हुए कोट पर बैठ गई। फिर वह अपने सैंडल निकालने लगी, लेकिन उसके सैंडल निकल नहीं रहे थे। रूही बोली, राजवीर निकल नहीं रही। राजवीर पंजों के बल बैठ गया और उसने धीरे से रूही की सैंडल निकाल दी।
सैंडल निकाल कर रूही पलथी मार कर बैठ गई, जबकि राजवीर अब भी खड़ा था। दूसरी तरफ पार्टी में हर्षवर्धन अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बिजी था। दिव्यांश और शिवाय भी बिजी थे। इस वक्त हीर बिल्कुल अकेले खड़ी थी और तभी उसके पास नैना कपूर आ गई। हीर का ध्यान नैना कपूर पर नहीं था, लेकिन जैसे ही हीर की नजर नैना पर पड़ी, वह वहां से जाने लगी। वह पूरे तरीके से जा पाती उससे पहले ही नैना ने हीर का हाथ पकड़ लिया। नैना कपूर एक तिरछी स्माइल करके बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिसेज रघुवंशी? हीर धीरे से बोली, मेरा हाथ छोड़िए। नैना हीर का हाथ छोड़ दिया और फिर हाथ बांध कर एटीट्यूड के साथ बोली, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश तो हो ना? हीर ने जवाब नहीं दिया। वह जाने लगी, लेकिन नैना हीर के सामने आ गई। हीर दूसरी तरफ से जाने लगी तो नैना फिर से हीर के सामने आ गई। हीर बोली, हट जाओ। नैना बोली, मुझे जानना है। हीर ने कहा, आप होती कौन हो? तुम तो नाराज हो गई। मैंने तो बस इतना पूछा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश तो हो ना? क्योंकि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी, इसलिए मेरा और हर्षवर्धन का डाइवोर्स हो गया। नैना फिर हीर के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरा और हर्षवर्धन का डाइवोर्स क्यों हुआ था? हीर कदम बढ़ाते हुए बोली, मुझे नहीं जानना। नैना ने फिर से हीर का रास्ता रोक लिया। नैना बोली, क्या हुआ है? सच सुनने की हिम्मत नहीं है? नैना फिर अपने होंठ हीर के कान के पास लेकर आई और धीरे से बोली, तुम्हें पता है हर्षवर्धन वह सब नहीं कर सकता, तभी तो मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया। पीहू भी सरगोशी से इस दुनिया में आई है। यह सुनते ही हीर की आंखें बड़ी हो गई। हीर को नैना की बात से बहुत शौक लगा था, लेकिन हीर ने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। हीर ने इस बार हिम्मत करते हुए कहा, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो सामने से हट जाओ। नैना फिर से हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, सच से भागने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम खुद ही बताओ, हर्षवर्धन कितनी बार तुम्हारे करीब आया है? आया नहीं होगा? कहता होगा मैं बिजी हूँ, लेकिन बिजी नहीं रहता। वह तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वह तुम्हारे करीब आने लायक ही नहीं है। नैना अपनी बात बोलकर वहां से चली गई। हीर जहां खड़ी थी वहीं सुन्न होकर खड़ी रही। हीर के दिमाग में 10 सवाल आ गए, लेकिन वह किससे पूछती? हर्षवर्धन से पूछने की हिम्मत तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। आखिर हीर और हर्षवर्धन का रिश्ता अभी बना ही कहाँ था। तभी एक वेटर हीर के पास आया और उसने हीर को एक ड्रिंक का गिलास दिया। हीर ने भी बिना सोचे समझे वह ड्रिंक उठाई और अपने होठों पर लगाकर पी गई। नैना दूर खड़ी हुई हीर को मुस्कुराकर देख रही थी। तभी नित्या उसके पास आकर बोली, दी हीर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने से क्या होगा और हर्षवर्धन के बारे में यह सब बोलकर आपको क्या हासिल हुआ? इस पर नैना हंसकर बोली, तुम छोटी हो नित्या, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब हीर ड्रग्स के नशे में हर्षवर्धन से आर्गुमेंट करेगी और तुम जानती नहीं हो हर्षवर्धन से जो बहस करता है, हर्षवर्धन उसका क्या हाल करता है। मेरा और हर्षवर्धन का डाइवोर्स भी एक छोटी सी बहस को लेकर हुआ था। तुम देखना, बहुत जल्द हर्षवर्धन हीर को उसकी असली जगह दिखा देगा। हीर ने जब ड्रिंक कर ली तो उसे नशा हो गया और वह अंदाजे से एक चेयर पर सिर पकड़कर बैठ गई। हर्षवर्धन ने पार्टी में नजर घुमाई तो उसे हीर कहीं दिखाई नहीं दी। हर्षवर्धन ने इशारों में दिव्यांश से पूछा, हीर कहाँ है? दिव्यांश ने भी पार्टी में नजर घुमाई तो उसे भी हीर कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों के चेहरे पर टेंशन आ गई। तभी पैंथर हर्षवर्धन के पास आकर बोला, चाचू, चाची को किसी ने पार्टी में ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से चाची को गाड़ी में बैठाकर आया हूँ। आपको अब चलना चाहिए। पैंथर की बात सुनकर हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और फिर उसने नैना कपूर की तरफ देखा। नैना ने एक मुस्कान हर्षवर्धन को पास कर दी। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि यह सब नैना कपूर का किया धरा है। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाया, यह औरत कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हर्षवर्धन ने फिर जल्दी से मिस्टर और मिसेज आहूजा से जाने की परमिशन ली और पैंथर के साथ पार्टी से बाहर आ गया। हर्षवर्धन ने गाड़ी का गेट खोल कर देखा तो हीर फ्रंट सीट पर ऑलमोस्ट बेहोश बैठी थी। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया और फिर अपना हाथ गाड़ी के बोनट पर मारा और फिर खुद से कहा, यह भी अभी होना था। तब तक सिवाय दिव्यांश विराज सब पार्टी से बाहर आ गए थे। पीहू शिवाय की गोद में सो चुकी थी। शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर पूछा, क्या हुआ चाचू?
कोई गड़बड़ है। इस पर पैंथर बोला, सिवाय चाची को किसी ने ड्रिंक में ड्रग्स दे दी है। मैं बहुत मुश्किल से इन्हें पार्टी से निकालकर यहाँ लाया हूँ। हर्षवर्धन अपना फोन माथे पर रब करता हुआ बोला, राजवीर और रूही पुलिस स्टेशन में है, हमें पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। हर्षवर्धन ने फिर विराज और शिवा को देखकर कहा, तुम दोनों सबको लेकर सीधा मेंशन जाओगे? फिर दिव्यांश को इशारा किया, तू और पैंथर मेरे साथ चल। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिव्यांश और पैंथर भी अपनी गाड़ी में बैठकर हर्षवर्धन की गाड़ी को फॉलो करने लगे। शिवाय ने पीहू को आर्या को दिया और आर्या पीहू को गोद में लेकर गाड़ी में बैठ गई। विराज, शिवाय, आर्या, वीरा सब वहां से चले गए। 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हर्षवर्धन और शिवाय ने गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। हर्षवर्धन गाड़ी से बाहर आया और उसने पैंथर को देखकर कहा, तुम हीर के पास रुको, मैं और दिव्यांश संभाल लेंगे। हर्षवर्धन और दिव्यांश पुलिस स्टेशन के अंदर आ गए। हर्षवर्धन की नजर जैसे ही रूही पर पड़ी, 1 सेकंड के लिए वह रूही और राजवीर को ही देखता रहा। राजवीर दीवार से टेक लगाकर पैर फैलाकर बैठा था और रूही ने अपना सिर राजवीर की थाई पर रखा हुआ था और वह भी सिकुड़ कर लेटी हुई थी। शायद रूही सो चुकी थी। राजवीर का हाथ रूही के बालों को सहला रहा था और कहीं ना कहीं यह करते हुए राजवीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। वह मुस्कान जो कभी कभी राजवीर के चेहरे पर देखने को मिलती थी। हर्षवर्धन ने जब दोनों को देखा तो मन ही मन कहा, रूही की शादी पलाश से करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्या राजवीर रूही के लिए सही है? क्या मुझे रूही की शादी राजवीर से कर देनी चाहिए? क्या रूही राजवीर के साथ एडजस्ट कर पाएगी? मैं उन दोनों को साथ में देखता हूँ तो मुझे अच्छा क्यों लगता है कि रूही सिर्फ राजवीर के साथ खुश रहेगी। भगवान, क्या सही है क्या गलत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद रूही की शादी की तैयारी शुरू हो जाएंगी। पलाश से शादी करके रूही की जिंदगी खराब ना हो जाए। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था, तभी उसके कान में दिव्यांश की आवाज आई, चाचू यहीं खड़े रहोगे? इंस्पेक्टर से बात तो करो। हर्षवर्धन अपने ख्यालों से बाहर आया और इंस्पेक्टर से बात करने के लिए इंस्पेक्टर की टेबल के पास आ गया। हर्षवर्धन इंस्पेक्टर से बात कर रहा था और तभी राजवीर की नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। हर्षवर्धन को देखते ही राजवीर के चेहरे पर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसने धीरे से रूही को जगाते हुए कहा, मैम चाचू आ गए। रूही ने नींद में कहा, सोने दो राजवीर ने फिर से रूही के बालों को थपथपाते हुए कहा, मैम उठ जाइए, चाचू आ गए। इस बार रूही ने आंखें खोल कर देखा तो उसके सामने दिव्यांश और चाचू खड़े थे। रूही झट से खड़ी हो गई और भागकर आगे आई और लॉकर की रॉड को पकड़कर बोली, चाचू इन्होंने हमें जबरदस्ती बंद कर दिया। मैंने कितना कहा मैं रूही रघुवंशी हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वह लड़के मुझे गंदा सा कमेंट पास कर रहे थे और राजवीर ने उनकी हड्डियां तोड़ दी और यह पुलिस वाले भी राजवीर को ही डंडा दिखा रहे थे। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं, तुम दोनों बाहर आ जाओ। कांस्टेबल ने लॉकअप का गेट खोल दिया। रूही और राजवीर बाहर आ गए। हर्षवर्धन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आ गया। राजवीर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो हर्षवर्धन बोला, राजवीर तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी गाड़ी पैंथर ले आएगा। राजवीर को जिसका डर था वही हुआ। राजवीर भी समझ चुका था कि हर्षवर्धन को उसके और रूही के रिश्ते पर शक हो रहा है। राजवीर ने बिना कुछ कहे हर्षवर्धन की गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। 10 मिनट तक वह कुछ नहीं बोला और फिर उसने साइड मिरर में राजवीर का चेहरा देखकर कहा, राजवीर अगर तुम मुझे अपना चाचू समझते हो तो एक बात सच सच बताना, जो मैं देख रहा हूँ वह कितना सच है, झूठ मत बोलना। राजवीर, मैं नहीं चाहता कि मैं रूही की जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम मेरे परिवार से अलग नहीं हो। अगर तुम्हारे दिल में रूही के लिए थोड़ी सी भी जज्बात हैं तो मुझे बता सकते हो। मैं रूही की शादी पलाश से नहीं करूंगा बल्कि तुमसे कर दूंगा। यह सुनते ही राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वह चाचू से क्या कहे। राजवीर ब्लैंक हो चुका था। भला वह रूही जैसी लड़की से कैसे शादी कर सकता था? कहाँ रूही एक लग्जरी लाइफ जीने वाली और कहाँ राजवीर एक मिडिल क्लास फैमिली से। राजवीर हिम्मत करता हुआ बोला, चाचू जो आप देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। रूही को नींद आ रही थी और मैंने अपनी थाई को उसका
तकिया बना दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और आप तो जानते ही हैं कि रूही अभय से प्यार करती है। वह किससे प्यार करती है और किससे नहीं, मैं या नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ तुम किससे प्यार करते हो। हर्षवर्धन इस पर थोड़ा सा सख्ती से बोला। हर्षवर्धन के सवालों से राजवीर पहले ही घबरा रहा था। उसके अंदर यह बात सुनकर तो बिल्कुल ही बोलने की हिम्मत खत्म हो गई। राजवीर मन ही मन खुद से कह रहा था, मैं रूही को वह जिंदगी नहीं दे सकता जो वह डिजर्व करती है। मैं कभी भी रूही को एक लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा जिसकी वह हकदार है। राजवीर ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, चाचू मैं रूही से प्यार नहीं करता। हर्षवर्धन ने गाड़ी के मेन गेट के अंदर एंटर करते हुए कहा, राजवीर तुम्हारी जुबान कुछ कहती है और तुम्हारी आंखें कुछ और। मैं तुम्हें आज से नहीं देख रहा, पिछले 2 साल से देख रहा हूँ और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम झूठ भी ढंग से नहीं बोल सकते। हर्षवर्धन ने गाड़ी मेंशन के गेट के बाहर रोक दी। राजवीर गाड़ी से उतरकर हर्षवर्धन के पास आकर बोला, चाचू आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन सच यही है, मैं आपकी रूही को वह सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो वह डिजर्व करती है। इसलिए आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। आपने रूही की शादी अगर पलाश से करने का डिसीजन लिया है तो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। आप अपने डिसीजन पर शक मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर भी आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो सिंड्रेला चाची के गोविंद पर छोड़ दीजिए, वह जो करेंगे सही करेंगे। रही बात मेरी, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरी इतनी टेंशन लेते हैं, मुझे अपने भतीजे जितना ही प्यार करते हैं, मेरे लिए काफी है। इतना कहकर राजवीर उदास मन से अंदर चला गया। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद की और गाड़ी से टेक लगाकर खुद से कहा, काश राजवीर के आंखों में रूही के लिए प्यार मैं पहले देख लेता तो मेरी बच्ची को मुझसे डर भी नहीं लगता और राजवीर का अकेलापन भी दूर हो जाता। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरा और घूमकर हीर की तरफ गया। हर्षवर्धन ने गाड़ी का गेट खोलकर हीर को संभालते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगा। हीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन की कमर पर लपेटे हुए थे। हर्षवर्धन जैसे हीर को लेकर हॉल के अंदर आया, हीर ने धीरे से कहा, हर्षू। हर्षू सुनकर हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो गई। उसने हीर की तरफ हैरानी से देखा तो हीर नशे की हालत में फिर बोली, हर्षू। हर्षवर्धन ने सीटिंग एरिया की तरफ देखा जहां सब बैठे हुए पार्टी की बातें कर रहे थे। किसी का भी ध्यान हीर और हर्षवर्धन पर नहीं था। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाया, इन बेलगाम घोड़ों के कानों में हीर की आवाज पड़े, इससे पहले हीर को लेकर निकल ले हर्षवर्धन, वरना आज तो या तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन अपने भतीजों के साथ मस्ती मजाक नहीं करता था। हर्षवर्धन भी पहले शिवाय और दिव्यांश जैसा ही हंसी मजाक करता था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद हर्षवर्धन खुद को घर का बड़ा समझने लगा और अपनी जिम्मेदारियों के चलते वह अपने भतीजों से थोड़ा सा दूर हो गया। हर्षवर्धन चुपचाप हीर को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हीर नशे की हालत में चल नहीं रही थी। हर्षवर्धन को थोड़ा गुस्सा आया और उसने अगले ही पल हीर को गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन ने सीढ़ियों पर पहला ही कदम रखा था कि हीर नशे में फिर बोली, हर्षू मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इस बार हीर ने थोड़ा तेज बोला था और हीर की आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सब एक दूसरे को देखकर हैरानी से एक साथ बोले, हर्षू या नया बंदा हमारे घर में कहाँ से आया। हर्षवर्धन ने पलट कर नहीं देखा, लेकिन कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन समझ गया था कि अब तो उसकी बैंड बजना पक्की है। हर्षवर्धन ने सबकी आवाज को इग्नोर किया और सीढ़ियों पर दूसरा कदम रखा। हीर पैर हिलाते हुए फिर बोली, कहाँ ले जा रहे हो हर्षू। अब तो सिवाय और विराज से रुका नहीं गया और वह हंसते हंसते सोफे पर लोटपोट हो गए। हंसी तो रूही, राजवीर, पैंथर और आर्या को भी आ रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में लिए हुए पलटा और जानबूझकर गुस्से में बोला, चुपचाप जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ, मुझ पर और हीर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन ने बहुत गुस्से से यह बात कही थी, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। इतने में हीर पैर हिलाती हुई फिर बोली, कहाँ ले जा रहे हो हर्षू, नीचे उतारो, जल्दी नीचे उतारो। हीर इतनी बुरी तरीके से हिल रही थी कि हर्षवर्धन को लगा कि वह हीर को लेकर गिर जाएगा, इसलिए उसने हीर को उतार दिया। हीर सीढ़ियों से उतरकर हॉल की तरफ जाने लगी तो हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर कहा,
हीर कहाँ जा रही हो? हीर मुंह बनाकर बोली, मुझे आपके साथ कमरे में नहीं जाना। शिवाय को शरारत सूझ गई और वह बोला, क्यों सिंड्रेला चाची, क्यों नहीं जाना? मेरे चाचू परेशान करते हैं। इस पर हीर रोने लगी। हीर रोते हुए बोली, नहीं शिवाय भैया परेशान ही तो नहीं करते। यह सुनकर हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। बाकी सब हंसने लगे। हर्षवर्धन हीर की तरफ बढ़ने लगा। हर्षवर्धन हीर को छूता उससे पहले ही शिवाय ने फुर्ती दिखाई और हर्षवर्धन को पीछे से पकड़ लिया। शिवाय हंसता हुआ बोला, ऐसे कैसे चाचू? अभी तो चाची आपके सीक्रेट बताएंगी, हमें भी सुनने दीजिए। नशे में ही सही, लेकिन चाची आपके चिट्ठे खोल देंगी। हर्षवर्धन को हल्की सी हंसी आ गई और वह हंसता हुआ बोला, शिवाय छोड़ दे, वरना सच कहता हूँ तुझे बहुत मारूंगा। शिवाय ने अपना सिर हर्षवर्धन की कमर पर रख कर कहा, मार लेना चाचू, आपको हक है, लेकिन आज तो चाची के मुंह से सच सुनकर ही रहेंगे। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा। दिव्यांश बैठा चाची को सोफे पर। दिव्यांश भी हीर के पास गया और उसने हीर के दोनों हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और हंसते हुए बोला, अच्छा चाची, तो कमरे में चाचू क्या करते हैं? हीर फिर से रोती हुई बोली, दिव्यांश भैया कुछ भी तो नहीं करते। अब तो राजवीर की हंसी भी रुक नहीं रही थी। रूही ने पहली बार राजवीर को इतना हंसते हुए देखा था। जब से वह इंडिया आई थी तब से उसने राजवीर के चेहरे पर मुस्कान ना के बराबर देखी थी, लेकिन आज राजवीर बहुत ज्यादा खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी यह हंसी उसे साक्षात कामदेव बना रही थी। राजवीर इतना हंस रहा था, उसे देखकर रूही के चेहरे पर भी अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन हंसता हुआ बोला, बस करो बेशरम, वो चाची है तुम्हारी, कुछ तो शर्म करो। शिवाय ने अब भी मजबूती से हर्षवर्धन को पकड़ा हुआ था। शिवाय हंसता हुआ बोला, वह तो हमारी चाची हैं, लेकिन आप तो हमारे यार हो और अपने यार से मजाक करना गलत थोड़ी ही होता है। इस बार राजवीर भी हीर के पास आकर पंजों के बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, चाची चाचू की गलत बात है ना? हीर ने रोते हुए बहुत मासूमियत से कहा, हाँ। मैं गर्दन हिला दी। हीर फिर सुबकते हुए बोली, राजवीर भैया जब देखो सर दबाते रहते हैं, पता नहीं कितना सिर दर्द होता है इन्हें। हीर हर्षवर्धन की एक्टिंग करते हुए बोली, पीहू की मम्मी सिर दबा दो, साहिबा सिर दबा दो, सुनिए जी सिर दबा दो। हीर ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश भैया आप इनका इलाज क्यों नहीं करवाते? इन्हें इतना सिरदर्द क्यों होता है? इस पर पैंथर हंसता हुआ बोला, मैंने शिवाय सर को पहले ही कहा था कि चाचू के सिर में बहुत दर्द होता है, इनका इलाज करवाओ। उस रात मुझसे भी सिर ही दबवा रहे थे। सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। हर्षवर्धन हंसता हुआ हल्के गुस्से में बोला, खुद तो चले गए, इन निकम्मों को मेरे पास छोड़ गए। पता नहीं भैया भाभी ने भी इन डायनासोरों को क्या खाकर पैदा किया था। अगले ही पल हीर का रोना तेज हो गया। हीर दिव्यांश को देखकर बोली, दिव्यांश भैया पता है ना नैना कपूर ने उनके बारे में क्या बात बोली? यह सुनकर सबके चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो गई। दिव्यांश को या तो नहीं पता था कि नैना कपूर ने हीर से क्या कहा, लेकिन वह इतना समझ रहा था कि यह बात हीर को सबके सामने नहीं बताना चाहिए। दिव्यांश खड़ा हुआ और शिवाय को देखकर बोला, शिवाय चाचू को छोड़। शिवाय ने दिव्यांश के कहने पर हर्षवर्धन को छोड़ दिया। हर्षवर्धन ने सबकी तरफ देखकर कहा, तुम बंदरों को सुबह बताता हूँ। हर्षवर्धन फिर हीर के पास आया। उसने हीर को गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन हीर को लेकर अपने कमरे में आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को बेड पर लिटाया और जैसे ही उठने लगा, हीर ने हर्षवर्धन के कोट की कॉलर पकड़ ली। हर्षवर्धन पूरी तरीके से हीर पर झुक गया। हीर मदहोशी की हालत में बोली, आपको पता है नैना कपूर ने मुझे क्या कहा? हर्षवर्धन ने धीरे से पूछा, हाँ बताओ हीर, क्या कहा? सिवाय कि उस चुड़ैल चाची ने। हीर की आंखों में आंसू आ गए। हीर फिर से रोने लगी। हर्षवर्धन ने हीर के आंसू साफ करके फिर पूछा, हीर क्यों रो रही हो? हीर सुबकते हुए बोली, हर्षु आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते? हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूम कर कहा, करता तो हूँ। हीर मुंह बनाकर बोली, ऐसा नहीं, दूसरा वाला प्यार। हर्षवर्धन ने हीर के होठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने महसूस किया कि हीर सो चुकी है। हर्षवर्धन ने भी अपने कपड़े चेंज किए और हीर को बाहों में लेकर लेट गया। हर्षवर्धन की आंखों में नींद नहीं थी। एक तो पहले ही उसका रूही राजवीर को साथ में देखकर दिमाग खराब हो रहा था, ऊपर से नैना का हीर के साथ यह सब करना उसे बेचैन कर रहा था।
थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर का मासूम सा चेहरा देखा। हीर को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। हर्षवर्धन मन ही मन खुद से बोला, जब सुबह हीर की आंख खुलेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कल तो रघुवंशी मेंशन में आंसुओं की बाढ़ आने वाली है। हर्षवर्धन रात के तीसरे पहर सोया। अगली सुबह हर्षवर्धन की आंख खुली तो अभी हीर सो रही थी। हीर को कल रात बहुत नशा हो गया था, जिसकी वजह से वह इतनी देर तक सो रही थी, वरना हमेशा हर्षवर्धन के जगने से पहले ही तैयार होकर नीचे चली जाती थी। हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर किस किया और फिर जिम में चला गया। हर्षवर्धन जिम में जब गया तो वहां पहले ही पैंथर, राजवीर, शिवाय, दिव्यांश, विराज थे। सब ने हर्षवर्धन को देखकर मुस्कुराकर एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग चाचू। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शर्म के साथ एक मुस्कान तैर गई। हर्षवर्धन चुपचाप एक्सरसाइज करने लगा। शिवाय भी विराज की एक्सरसाइज करवा रहा था। विराज के पैर अब काफी हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन अब भी वह चल नहीं पाता था। 2 घंटे बाद सब धीरे धीरे जिम एरिया से चले गए। हर्षवर्धन भी जाने लगा तो दिव्यांश ने हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, चाचू आप रुके, मुझे आपसे बात करनी है। हर्षवर्धन रुक गया। दिव्यांश सबके जाने का इंतजार कर रहा था। सबके जाने के बाद दिव्यांश बोला, चाचू कल तो हमने चाची को सारी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन उन्होंने नशे की हालत में जो कुछ कहा है वह सच था। मैं जानता हूँ आपके ऊपर काम का तो बहुत ज्यादा दबाव है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पर्सनल लाइफ को भूल जाएं। 1 महीने से ऊपर हो गया है आपकी शादी को, और जहां तक मैंने हीर चाची की बातों से समझा है, आपके और उनके बीच कुछ भी नहीं है। चाचू प्लीज अपने ऊपर और चाची के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, नशे में ही सही। लेकिन कल हीर चाची का दर्द बाहर आ रहा था, वह दर्द जो शायद वह आपको देखकर कभी नहीं कहती हैं। हर्षवर्धन बोला, दिव्यांश मैं सब समझता हूँ, लेकिन हीर मेरे साथ कंफर्ट फील नहीं करती और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ मैं जबरदस्ती करूँ। दिव्यांश ने कहा, चाचू ऐसे तो चाची इंतजार ही करती रहेंगी। आप उनसे प्यार करते हैं, वह आपसे प्यार करती हैं। प्यार के बीच में जबरदस्ती कहाँ से आ गई? आप उन्हें प्यार से भी हैंडल कर सकते हैं। चाचू आज आप ऑफिस मत जाइए, चाची के साथ वक्त बिताइए। ऑफिस का काम मैं और शिवाय संभाल लेंगे। हर्षवर्धन बोला, दिव्यांश आज हमारी सिंघानिया के साथ मीटिंग है, मैं यह मीटिंग मिस नहीं कर सकता। रही बात हीर को संभालने की, तो मेरी हीर इतनी भी कमजोर नहीं है कि खुद को संभाल ना पाए। हर्षवर्धन अपनी बात बोलकर चला गया। दिव्यांश ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। दिव्यांश गुस्से में खुद से बोला, ऐसे तो कभी हमें छोटा भाई नहीं मिलेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। हर्षवर्धन जब अपने कमरे में गया तो हर्षवर्धन को हीर बेड पर दिखाई नहीं दी। हर्षवर्धन समझ गया कि हीर वॉशरूम में है। हर्षवर्धन ने बाथरूम का गेट खटखटाते हुए कहा, हीर क्या तुम अंदर हो? हीर अंदर शावर के नीचे बैठी हुई सिसकियां ले रही थी। हीर को कल रात की कुछ कुछ बातें याद थी। हीर ने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, वह अपने रेड साड़ी में ही शावर के नीचे बैठकर पैर मोड़कर रो रही थी। हीर इतना रो रही थी कि उसने हर्षवर्धन की आवाज सुनी ही नहीं। बाहर हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि हीर अंदर रो रही है। हर्षवर्धन ने फिर से गेट खटखटा कर कहा, हीर बाहर आओ। हीर तुम रो क्यों रही हो? हीर तुमने कुछ नहीं किया, बाहर आओ। हीर ने इस बार हर्षवर्धन की आवाज सुन ली, लेकिन बाहर आने की हिम्मत हीर में नहीं थी, बल्कि हर्षवर्धन की आवाज सुनने के बाद उसका रोना और तेज हो गया। हर्षवर्धन ने कबर्ड में से मास्टर की निकाली और वॉशरूम का गेट खोलकर अंदर चला गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को ऐसी हालत में देखा, वह जल्दी से 5 कदम चलकर हीर के पास गया और उसका सर अपने सीने से लगाकर बोला, हीर यह क्या बचपना है, इतना क्यों रो रही हो? हीर ने अपने हाथ हर्षवर्धन की कमर पर लपेटकर सिसकते हुए बोली, साहब माफ कर दीजिए, मैंने कल जो भी कहा वह अनजाने में कहा, मुझे कुछ भी होश नहीं था, मुझे नहीं पता मैंने वह सब कैसे कह दिया। हर्षवर्धन ने एक हाथ से हीर के
आंसू पोंछते हुए कहा, हीर तुम पागल हो गई हो, इतनी सी बात पर कोई इतना रोता है। हीर रोती हुई बोली, पता नहीं साहब मैंने यह सब कैसे बोल दिया। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं बोला जैसा मैं कल रात सबके सामने बोल रही थी। कोई बात नहीं, यह सब भी तुम्हारे अपने ही हैं और अपनों से कैसी शर्म। चलो अब फ्रेश हो जाओ, आज अपने गोविंद को भोग नहीं लगाओगी? मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, चलो जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो। हीर ने अपना चेहरा उठाकर हर्षवर्धन को देखते हुए सवालिया नजरों से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर हीर के होठों को हल्का सा चूम कर कहा, तुमसे कोई नाराज रह सकता है? चलो अब जल्दी खड़ी हो जाओ। हीर ने फिर से अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख दिया और सुबकने लगी। हर्षवर्धन बोला, ठीक है तो चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। यह सुनते ही हीर की आंखें खुल गई। हीर बोली, नहीं साहब मैं खुद नहा लूंगी। हर्षवर्धन शरारत भरे अंदाज में बोला, नहीं हीर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और देखो तुम कितना रो रही हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हीर झट से खड़ी हो गई और बिना हर्षवर्धन की तरफ देखे बोली, पीहू के डैडी आप बाहर जाइए, मैं 2 मिनट में नहाकर आती हूँ। हर्षवर्धन ने अब हीर को और ज्यादा परेशान नहीं किया और वह बाथरूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर में हीर नहाकर बाहर आई, लेकिन वह हर्षवर्धन को देख भी नहीं रही थी। आज तो हीर के अंदर नीचे जाने की हिम्मत भी नहीं थी। हर्षवर्धन ने एक नज़र हीर को देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी रेडी होकर कमरे में आया तो उसने देखा हीर टेंशन में कमरे में चक्कर लगा रही है। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर नीचे नहीं चलोगी? आज गोविंद को भोग नहीं लगाओगी? मंदिर में दिया नहीं जलाओगी? हीर नम आंखों से बोली, साहब मैं आज नीचे नहीं जाऊंगी, मैं सबकी नजरों को सह नहीं पाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कमरे से बाहर ले आया। हीर तो नजर झुकाए चुपचाप हर्षवर्धन के पीछे चल रही थी। हर्षवर्धन सीढ़ियों से होता हुआ हीर को डाइनिंग टेबल पर ले आया। आज लेट हो गई थी हीर, इसलिए आर्या ने काका से कहकर नाश्ता बनवा दिया था। सब डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। हर्षवर्धन भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। हीर चुपचाप नजर झुकाए खड़ी थी। आज किसी की तरफ देखना हीर के लिए बहुत हिम्मत वाला काम था। दिव्यांश शिवाय ने जब हीर को देखा तो समझ गए कि हीर इस वक्त बहुत रो कर आई है। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर कहा, जाओ अपने गोविंद को भोग लगा दो और उसके बाद पति को भोग लगा देना। हीर जाने लगी तभी आर्या ने उसका हाथ पकड़कर इशारों में कुछ कहा। आर्या के इशारे सिवाय के अलावा कोई नहीं समझता था, थोड़े बहुत राजवीर समझ जाता था। हर्षवर्धन ने सिवाय को देखा तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अपना नाश्ता कर रहा था। हर्षवर्धन ने चप्पल उठाया और सिवाय को मारकर कहा, ओए ट्रांसलेटर क्या कह रही है बहू रानी? सिवाय की बाजू पर आकर चप्पल लगा सिवाय ने अपना हाथ रगड़कर कहा, यह छुई मुई क्या कह रही हो अपने सास ससुर से? आर्या ने इशारों में सिवाय को भी कुछ कहा। सिवाय अपना हाथ रगड़ता हुआ बोला, चाचू यह कह रही है कि इसने भोग लगा दिया और दिया भी जला दिया। हर्षवर्धन ने फिर हीर का हाथ पकड़कर अपने बराबर वाली चेयर पर बैठाते हुए कहा, अब तुम भी नाश्ता कर लो और कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। हीर ने तो नजरें उठाकर एक बार भी नहीं देखा, लेकिन बाकी सब कछुए की तरह मुंडी उठाकर हीर को देख रहे थे। हर्षवर्धन ने सबको घूर कर देखा और सब फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल से उठ गए। दिव्यांश ने अपना कोट पहनते हुए कहा, चाचू सिंघानिया के साथ मीटिंग मैं कर लूंगा, आप रहने दीजिए, आप चाची के पास रहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। हर्षवर्धन भी अपना कोट पहनते हुए बोला, मुझे मत सिखा, मैं तेरे बाप का भाई हूँ, जाकर ड्राइवर से बोल गाड़ी निकालेगा, मीटिंग में मेरा जाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे सब मेंशन से बाहर चले गए। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर के गाल पर हाथ लगाकर उसे हल्का सा उठाकर कहा, हीर सच में तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? हीर ने अभी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने हीर के माथे पर किस किया और मेंशन के बाहर चला गया। मेंशन के बाहर दिव्यांश अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, सिवाय भी अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा था।
सिवाय आर्या को बालकनी से देख रहा था और उसे फ्लाइंग किस दे रहा था, जिसे देखकर दिव्यांश का जी अंदर ही अंदर जल रहा था। सिवाय ने एक बार दिव्यांश को देखा और फिर जानबूझकर आर्या को एक फ्लाइंग किस दे दी। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए हर्षवर्धन से शिकायत करते हुए कहा, चाचू देख लो, जानबूझकर कर रहा है, मैं मार दूंगा इसे। सिवाय हंसता हुआ बोला, जानबूझकर कर रहा हूँ? अरे यार, अपनी बीवी को बाय भी ना बोलूं, हद हो गई यार, अब इसमें भी मैं तुझे जला रहा हूँ। दिव्यांश ने गुस्से में सिवाय की तरफ पॉइंट किया तो हर्षवर्धन इरिटेट होकर बोला, दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ दो या गमला उठाओ और एक दूसरे के सिर में मार लो। इतने बड़े हो गए हो, अभी बच्चों की तरह लड़ते हो। बैठो गाड़ी में, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। खुद तो चले गए भाजपा कांग्रेस को मेरे पास छोड़ गए, अपनी आदत से मजबूर। शिवा ने फिर से आर्या को देखकर एक फ्लाइंग किस कर दी। दिव्यांश अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ गाड़ी में बैठ गया। क्या हर्षवर्धन रूही की शादी राजवीर से कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।